नमस्कार। चलो तो आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेके। और अपन ने फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट कर दिया था पिछली वीडियो में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में अपन ने जानकारी ली थी, उससे पहले शॉर्ट सेलिंग थी। और आज अपन देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो भी है वो क्यों आया है, मतलब क्यों यूज किया जाता है। पहला तो अपन ने फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी अपन ने बताई थी कि आपके पास फंड कम है लेकिन आपको लिवरेज लेना है, तो वहाँ काम में आता है। इसके अलावा और कहीं काम में आ सकता है। इसके अलावा क्या दूसरी जगह भी अपन इस चीज को काम में ले सकते हैं? सिर्फ लेवरेज के ही काम में आ रहा है, या अपन शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं उसी के भी काम में आ रहा है, या कुछ और भी तरीका है जहां पर इनको काम में ले सकते हैं? तो उसी के लिए अपन एक छोटी सी कहानी पे चलते हैं। छोटी सी कहानी अपन देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका घर है, उसके बाहर की तरफ आपका एक प्लॉट हो रहा है, खाली प्लॉट पड़ा है। खाली पड़ा है तो आपको लग रहा है कि यार इसका कुछ तो यूज करें। तो कुछ यूज करने के लिए सोचा कि आपने एक काम करते हैं, इसका लोन बना लेते हैं, ताकि धूप में बैठा करेंगे, आराम से शाम के टाइम बैठा करेंगे, चाय पिया करेंगे। तो आपने कुछ घास लगा दिया, कुछ पौधे लगा दिए, गमले वमले पौधे वौधे सजा के, और पानी दिया, प्रॉपर खाद दिया, उसकी देखभाल करी, सब कुछ किया। और 2 4 6 महीने में वहाँ पे अच्छी घास लग गई, अच्छे पौधे लग गए, फूल आने लग गए, सब कुछ होने लग गया। उसके बाद में एक दिन कोई भी आवारा गाय या कुछ भी आवारा पशु आपके लोन को खराब कर दिया। लोन खराब हो गया। अब दुखी होंगे, क्या इतनी मेहनत की थी, 5 6 महीने तक पानी दिया, खाद दिया, देखभाल की, सब कुछ की, और एक आवारा पशु कोई भी उसमें घुसा और आपके लोन की, आपके जो भी पौधे थे, सब कुछ खराब कर दिया। तो आप क्या करोगे वहाँ पे? या तो होगा कि चल ठीक है यार, खराब हो गया, खराब हो गया, जाने दो, अपन कुछ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, दूसरी चीज। या फिर आप ट्राई करोगे कि यार एक काम करते हैं, फिर से इसको तैयार करते हैं, और फिर से इसको 2 4 6 महीने लगेंगे अपन को, तो फिर से इसको अपन अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, फिर से इसको तैयार करते हैं। एक चीज ये भी हो सकती है कि तीसरा ऑप्शन आपके मन में आएगा कि यार ये जरूरी थोड़ा ना अपन फिर से तैयार करें, 2 4 6 महीने लगे, फिर से किसी दिन आवारा पशु घुस जाए और फिर दिन उसको रौन दे, फिर खराब कर दे। तो आपके मन में आएगा कि इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो आप उपाय किस तरीके से कर सकते हैं? आप उपाय करेंगे कि उसके जो चार दीवारी है, या तो चार दीवारी खर्चा ज्यादा है, तो आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अपन इसे बाड़ बना देते हैं। अपनी देसी भाषा में बाड़ बोलते हैं, तारबंदी कर देते हैं, ताकि कोई भी पशु अंदर नहीं जाएगा। गेट रखेंगे, उस गेट से अपन अंदर जाएंगे और वो तारबंदी कर देंगे। तो तारबंदी क्यों करी आपने? तारबंदी इसलिए करी ताकि कोई पशु नहीं घुस सके। तो तारबंदी से क्या हुआ? तारबंदी से एक चीज़ का कुछ पैसा भी तो खर्च होगा, तो कुछ आपके खर्चा हुआ, लेकिन आपका लोन अब सुरक्षित है। आपका जो बगीचा आपने तैयार किया है वो अब सुरक्षित है। बाहर से कोई भी आवारा पशु, कोई भी जानवर आपके उस बगीचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर आपने उसकी तारबंदी कर दी। तारबंदी का खर्चा छोटा मोटा आएगा, लेकिन एक बार आपका लोन फिर से 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। आपने तारबंदी कर दी, प्रॉपर गेट लगा दिया, अब आप उसमें बैठ के आराम से चाय पियेंगे, मौसम को एंजॉय करेंगे और उस बगीचे को एंजॉय करेंगे। तो अपन ने एक तारबंदी करी है उन आवारों पशुओं से बचने के लिए। जो अपने पास जो प्रॉपर्टी थी उसकी देखभाल अपन कर रहे हैं, तो देखभाल करने के साथ साथ अपन को एक समझ में आएगी कि बाड़ाबंदी या तारबंदी करना बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह के पशु दोबारा न घुसे। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसी कुछ चीज होती है क्या? आई थिंक होती है। और जो अपने आवारा पशु वाली चीज थी वो क्या थी अपने उस बगीचे में? वो एक आवारा पशु था, वो रिस्क था कि हो सकता है बाद में नहीं आए कोई आवारा पशु, हो सकता है आ जाए। तो एक रिस्क की काम तो है कि अगर अपन उसको बिना किसी सेफ्टी के छोड़ते हैं, तो एक रिस्क तो है कि हो सकता है कभी भी कुछ ऐसा हो जाए। तो इसी रिस्क के बचाव के लिए अपन स्टॉक मार्केट में एक चीज काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं हेजिंग। जिसको बोलते हैं हेज करना, किसी भी चीज को हेजिंग बोलते हैं, इसको हेज करना कहते हैं। तो अपन को स्टॉक मार्केट में अगर अपन पोर्टफोलियो बना रहे हैं, स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से बाय कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो एक अच्छे अमाउंट में बन चुका है, जैसे 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक का बन चुका है, अपना 10 से 30 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बन चुका है। लेकिन अब लगता है कि यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई आवारा पशु आ सकता है। वो आवारा पशु क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ गई, इलेक्शन के रिजल्ट आए, पार्टी चेंज हो गई, किसी और देश ने किसी और देश पे हमला कर दिया, या ऐसा कुछ भी हो गया जिसकी वजह से अपने पोर्टफोलियो में रिस्क रहती है कि वहां से स्टॉक गिर सकते हैं, स्टॉक वहां से गिर सकते हैं। तो उस स्टॉक के गिरने पे भी अपन निश्चिंत होकर बैठे रहे। आवारा पशु आ सकता है, आने दो, हमने बाड़बंदी कर रखी है, हमने तारबंदी कर रखी है, अपने नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं क्या? और उसका क्या उपाय होगा, क्या तरीका होगा, और उस रिस्क को अपन मैनेज करने के लिए, उस रिस्क से अपन बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखो,
रिस्क होगी, कोई भी रिस्क होगी तो 2 या 3 तरीके से होगी। पहली चीज है, अपन देखते हैं कि रिस्क, अगर अपन ने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, मानते हैं, सपोज करते हैं कि किसी भी एक स्टॉक में अपन ने, रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है, एसबीआई बैंक का एग्जांपल लेते हैं। आज एसबीआई है, एसबीआई बैंक में अपन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब एसबीआई का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या एसबीआई के मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई, या कोई फ्रॉड आ गया, तो यहाँ से इसका स्टॉक सीधा सीधा डाउन जाने लग जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जा रहा है तो जाने दो, जैसा जा रहा है जाने दो, कभी ना कभी वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा और वापस ऊपर आ जाएगा। दूसरी चीज है कि अपन अपना लॉस बुक करें, निकल जाए यहाँ से। और तीसरा ऑप्शन है कि इसको हेज कर लें। और वो हेज किस तरीके से किया जाएगा, और जा रहा है जाने दो, वो वापस अप आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छी कंपनी है ना, एसबीआई बैंक तो अच्छी कंपनी है, फ्रॉड हो गया तो हो गया, छोटा मोटा फ्रॉड हो गया, क्या दिक्कत है? कभी ना कभी वापस ऊपर आ जाएगा। आते ही स्टॉक छोटा मोटा फ्रॉड होता है, उसके बाद में कोई न्यूज आती है, रिजल्ट अच्छे नहीं आते, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर आ ही जाता है। लेकिन इसमें यहाँ एक रिस्क है। एक रिस्क ये है कि अगर सपोज कीजिए आप, कोई 100 रुपये का स्टॉक था, ठीक है, कुछ भी न्यूज आई, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, कुछ भी सारी चीज हो गई, और यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। अब ये स्टॉक यहाँ से सपोज करते हैं कि 50% की गिरावट आ गई इसमें। कितनी आ गई? 50% की गिरावट आ गई, और स्टॉक की प्राइस सीधी आ गई 50 रुपये। अब यहाँ से आपको उम्मीद है कि कोई बात नहीं है, गिरावट आ गई, ये वापस रिकवर कर जाएगा, ये रिकवर कर जाएगा। लेकिन देखो, आपकी बाइंग प्राइस 100 रुपये थी, अभी करंट प्राइस 50 रुपये चल रही है, गिरावट आई है 50%। लेकिन इस 50% को रिकवर करने के लिए स्टॉक को दिक्कत होने वाली है क्या? बहुत दिक्कत होने वाली है। बहुत दिक्कत क्यों होने वाली है? क्योंकि अब इसको रिकवर करने के लिए इसको 50% नहीं बढ़ना पड़ेगा। गिरावट तो 50% की आई थी, लेकिन अगर यहाँ से इसको रिकवर करना है तो 50% रिकवर करने से आपके बाइंग वैल्यू के बराबर नहीं आएगी। अब इसको डबल होना पड़ेगा। यहाँ से डबल होने के लिए इसको 100% रिकवर करना पड़ेगा। 50 पे प्राइस है, और 50 रुपये ही और बढ़ेंगे, तब जाके इसकी वैल्यू, शेयर की प्राइस हो जाएगी 100 रुपये। तो मतलब 50 के ऊपर 50 और बढ़ना है, तो अब इसको रिकवर करने के लिए इसको 100% का रिटर्न देगा ये, तब जाके अपनी बाइंग प्राइस पे आएगी। और आपको पता है कि किसी भी चीज में गिरावट बहुत तेजी से आती है, गिरावट बहुत तेजी से आती है, गिरावट बहुत तेजी से आती है। जब अपसाइड का मूवमेंट आना होता है तो बहुत धीरे 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 कई साल लग जाते हैं। अपने देसी लैंग्वेज में देख लो, इंसान को तरक्की करने में कई साल लग जाते हैं, इज्जत बनाने में, पैसा कमाने में, या किसी भी चीज में कई साल लग जाते हैं उसको तरक्की करने में। और जब भी उसका पतन होता है तो कुछ पल ही काफी होते हैं उसके पतन के लिए। ठीक है, 1 दिन 2 दिन कुछ भी ऐसा हो गया, कुछ भी ऐसी न्यूज आ गई, या कुछ भी उसका कोई काम था जो सामने आ गया, उसकी सारी इज्जत चली जाएगी, सारे पैसे चले जाएंगे। तो तरक्की करने में इंसान को सालों लग जाते हैं, पतन के लिए एक छोटा सा पल ही काफी होता है। तो गिरावट जितनी तेजी से आती है उसको रिकवर करने में उससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अपन इस पे तो नहीं छोड़ सकते कि वापस रिकवर कर जाएगा। लॉस बुक करते हैं तो फिर वापस कब आएगा उस प्राइस पे, कब नहीं आएगा। यहाँ अपन ने गिरा, यहाँ भी लॉस बुक किया, दूसरा स्टॉक बाय किया, वो भी गिर गया, उसमें भी लॉस बुक किया, तो वहां फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप फिर स्टॉक मार्केट से बाहर चले जाओगे। अपने पास एक तीसरा उपाय और है, और वो है हेजिंग का। तो अपन हेजिंग से पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो रिस्क है वो रिस्क किस तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रिस्क तो जरूर होगी, रिस्क तो किसी भी काम में ले लो, रिस्क तो होती है, और स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, तो बिजनेस कोई भी हो, रिस्क जरूर होती है। तो रिस्क को डिफाइन करने के लिए अपन ये देख लेते हैं कि रिस्क को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। तो सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, तो इसको आप किसी भी एक स्टॉक में मत डालिए। सारे के सारे 1 लाख रुपए आप एसबीआई कार्ड में डाल रहे थे, एसबीआई बैंक में डाल रहे थे, सॉरी, एसबीआई बैंक में डाले थे आपने, एसबीआई बैंक के रिजल्ट घटिया है, वो गिर गया, यहाँ से नुकसान हो गया, तो इसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए। सबसे पहले इसको एक काम कर दीजिए, डाइवर्सिफाई कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए कि मैं 10 से 15 कंपनियों में या 20 कंपनियों में इस तरीके से इसको डिवाइड कर दूंगा अलग अलग। तो एसबीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आ जाएंगे, एसबीआई एचडीएफसी बैंक ऊपर चला जाएगा, या रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो रिलायंस ऊपर चला जाएगा, या टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो टीसीएस ऊपर चला जाएगा। तो एक स्टॉक अपना अगर डाउन भी जाता है तो कुछ और स्टॉक्स हैं जो अप जाएंगे, जो इसके जो लॉस हुआ है उसको यहाँ से अपन रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि आप अपना पूरा कैपिटल कभी भी एक ही स्टॉक में आप
इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो अनसिस्टमेटिक तरीके का जो रिस्क था उसको अपन ने अवॉइड कर दिया कि अब अपन एक ही स्टॉक में नहीं डालेंगे पैसा, तो इसको अपन अवॉइड कर सकते हैं। और कभी कभी यूं होता है कि अपन को समझ में नहीं आता कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक लें। भाई डाइवर्सिफाई करना ना, तो कुछ लोगों को यूं लगता है कि बहुत सारे स्टॉक बाय कर लो, 40 50 60, तो एक गिरेगा दूसरा बढ़ेगा, 10 गिर गए 20 बढ़ेंगे। तो एक चीज याद रखना, 20 स्टॉक्स के बाद में अगर आप और स्टॉक्स बाय करते हो तो आपकी रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी रिस्क 20 स्टॉक में अगर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को डिवाइड कर देते हो तो वो आपकी डाइवर्सिफाई की मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुके हैं अपन। तो 20 से 21 स्टॉक में जो रिस्क रहेगी वो ही 40 से 50 स्टॉक्स में रिस्क रहेगी। तो जो लिमिट है वहीं तक अपन अगर देखें तो 20 से 25 स्टॉक्स के अपन रिजल्ट वगैरह देखना, उनकी कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यहाँ तक पॉसिबल है। लेकिन 40-50 कंपनियों में अपन उनके सारे रिजल्ट हुए, उनके मैनेजमेंट हो गया, उनको ट्रैक करना, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। तो 20 से 25 स्टॉक, 20 या मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 21 स्टॉक तक ही अपने पोर्टफोलियो में हमेशा स्टॉक रखें। इससे ज़्यादा अगर स्टॉक है तो आपकी रिस्क पे यूँ लगे कि हमने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया, नहीं, वो डाइवर्सिफाई लिमिट तो आपकी 21 पे खत्म होगी, 20 से 21 पे। उसके बाद में आप 100 ले जाओ, 150 ले जाओ, 200 ले जाओ, कुछ नहीं है, वो सेम है। जो 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है और जो 100 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, रिस्क सेम बराबर है। तो बराबर है तो 20 स्टॉक की देखो ना, ताकि इनके रिजल्ट तो देख सको आप, इनकी सारी चीजें ट्रैक कर सको। 100 के थोड़ा ना कर पाएंगे, इतना सारा थोड़ा पढ़ने के लिए अपने पास टाइम है। तो अपन के जो अनसिस्टमेटिक रिस्क थी उसको अपन कवर कर सकते हैं डाइवर्सिफाई करके, और डाइवर्सिफाई में अपन 20 से 21 स्टॉक्स मैक्सिमम इतने ही रखने हैं। ठीक है, अब आती है कि एक अपन ने अनसिस्टमेटिक जो रिस्क थी उसको तो अवॉइड कर दिया, लेकिन अब दूसरी रिस्क भी तो होती है जिसको बोलते हैं अपन सिस्टमेटिक रिस्क होती है। वो वाली कौन सी रिस्क होती है? वो वाली रिस्क हो गई कि इंडिया की ग्रोथ रेट कम हो गई है। इंडिया की ग्रोथ अगर रुक जाती है तो सभी स्टॉक्स पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई तो सभी स्टॉक्स पे इसका फर्क पड़ने वाला है। और आरबीआई ने बैंक्स रेट बढ़ा दी तो भी इसका फर्क पड़ेगा। किसी और कंट्री में कहीं पे युद्ध हो गया तो वहां पे बहुत सारी कंपनियां थी, युद्ध का डर होता है, जैसे कच्चे तेल की कीमतें, ये सारी चीज़ों में जब कुछ भी चेंजेज आएगा तो उनकी वजह से, यूक्रेन वाला युद्ध देख लो, यूक्रेन से इंडिया में क्या फर्क पड़ने वाला था, लेकिन स्टॉक्स कहाँ चले गए थे, कहाँ से कहाँ चले गए थे बहुत सारे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है तब स्टॉक्स प्राइस डाउन जाती है। अब ये रिस्क को अपन कैसे अवॉइड करें? भाई जो अनसिस्टमेटिक थी उसमें तो अपने डाइवर्सिफाई कर दिया, ये सिस्टमेटिक रिस्क है, ये तो कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो गया। जो पार्टी अभी जीत रही है, जैसे पिछले 2 बार से बीजेपी की सरकार आ रही है, 2024 का इसका वाला इलेक्शन है, हो सकता है बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस जीत जाए या गठबंधन उनका जीत जाए, तो क्या होगा? तो जब भी कोई भी सरकार कंटिन्यू चल रही है वही जीतती है, तो अपने पुराने जो फैसले लिए थे उनको वो आगे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन नई पार्टी आएगी, उनके पुराने फैसले थे, बहुत सारी कंपनियों के साथ क्या क्या उनके फैसले हुए थे, क्या क्या उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि आने वाले टाइम में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सारी चीजें होती है, तो वो हो सकता है पॉलिसी चेंज कर दे नई सरकार, तो वहां भी डर का माहौल होता है और गिरावट आती है। तो इस तरह की जो सिस्टमेटिक रिस्क है इसको कवर करने के लिए काम में लिया जाता है हेजिंग को। अब हेजिंग को अपन कैसे यूज कर सकते हैं और हेजिंग किस तरीके से की जाती है, कौन से टूल को हेजिंग में काम में लेते हैं, वो देखते हैं। तो अपना फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स में फ्यूचर का अगर देखा जाए तो सबसे सही यूज होता है ट्रेडिंग के बजाय हेजिंग के काम में आता है फ्यूचर। अब हेजिंग में कैसे काम में लेंगे? हेजिंग में काम में लेंगे अपन, हेज में काम में लेंगे अपन फ्यूचर्स को इस तरीके से कि सपोज कीजिए आपने रिलायंस के 250 शेयर बाय कर रखे, रिलायंस में एक लोट में 250 शेयर हैं, तो आपने एक लोट रिलायंस के 250 शेयर बाय कर रखे और वो आपके पोर्टफोलियो में है। अब आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस के 250 शेयर हैं, आने वाले टाइम में कुछ भी ऐसा आया कि रिजल्ट खराब आया या मैनेजमेंट में कोई और बात हो गई, गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टी लगाई है, कुछ भी ऐसा हुआ, तो जब ऐसी चीज़ें न्यूज आती है तो स्टॉक गिरता है। आप नहीं बेचना चाहते इस स्टॉक को, आप चाहते हो कि मैं लॉन्ग टर्म में रखूंगा, डिविडेंड भी मुझे चाहिए, जो और भी इसके बोनस वगैरह मिलते हैं वो भी मुझे चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, मुझे स्टॉक को नहीं बेचना। तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, एक लोट रिलायंस के फ्यूचर्स का, एक लोट रिलायंस के फ्यूचर्स का आप यहाँ पे सेल कर दोगे, सेल कर दोगे। सेल किस पोजीशन में कर रहे हो? जब आपको पता है कि स्टॉक में पैटर्न इस तरह का बन चुका है, प्लस न्यूज भी इसके खिलाफ आ रही है, स्टॉक यहाँ से डाउन जाएगा, डाउन कितना जाएगा पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से 2800 की प्राइस चल रही है रिलायंस की, सपोज करिए आपके पास 250 शेयर पोर्टफोलियो में पड़े हैं और आप एक लोट यहाँ से फ्यूचर इसका शॉर्ट कर देते हो, शॉर्ट इनकी मतलब सेल कर देते हो,
फ्यूचर को, एक लॉट को आपने कर दिया सेल, शॉर्ट कर दिया। अब जैसे जैसे प्राइस इसकी डाउन जाती है, सपोज कीजिए कि यहाँ से प्राइस चलेगी 2700 रुपये, 2700 रुपये डाउन चलेगी, तो आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर थे इसमें आपके 100 रुपये का नुकसान हो गया एक शेयर पे, और आपके पास क्वांटिटी है 250, तो ये आपके पोर्टफोलियो में लॉस हो गया, ये सीधा सीधा। लेकिन आपने एक लॉट फ्यूचर्स का सेल कर रखा है इसको हेज करने के लिए, तो इधर क्या हुआ, 250 आपने सेल कर रखे हैं शेयर्स, और अब तक उसमें गिरावट आ चुकी है 100 रुपये की। तो यहाँ पे सेम जो 25,000 का अपना यहाँ पे लॉस हुआ था, ये इस वाली पोजीशन में अपने 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो किसी भी स्टॉक में, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे HDFC बैंक का हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो, चाहे मारुति का हो, चाहे टाटा मोटर्स का हो, चाहे M&M का हो, कोटक बैंक का हो, कोई भी स्टॉक जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है, अपन ने लिस्ट निकाली थी, वो लिस्ट निकाल सकते हैं, अपन देख सकते हैं कहीं से भी, जो 200 स्टॉक के आसपास है, अगर आपकी पोजीशन है उसमें एक लॉट के बराबर आपने स्टॉक बाय कर रखे हैं, तो उसको अगर गिरावट आने के चांस होते हैं किसी भी तरीके से, आप उस स्टॉक को लॉस बुक नहीं करना चाहते, तो अपने पास एक दूसरा तरीका है, एक लॉट फ्यूचर का, एक लॉट अपन फ्यूचर का सेल कर देंगे जब भी ऐसी पोजीशन आएगी। अगर मान लो अपने एक लॉट फ्यूचर का सेल करने के बाद प्राइस अप जाती है, तो अपने पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट अभी चल रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उतना का उतना ही रहेगा, नए लॉस में अपन जाएंगे, नए प्रॉफिट अपना बढ़ेगा। और फ्यूचर अपन कब यूज करते हैं, फ्यूचर कब सेल करेंगे, जब कुछ ऐसी न्यूज आई है जिससे आपको लग रहा है कि प्राइस अब यहाँ से डाउन जाएगी, प्राइस यहाँ से देखो इतनी डाउन, इस तरीके से डाउन चली जाए, अगर कहाँ थी 750 से ये सीधी 185 पे आ गई, अगर इतनी बड़ी गिरावट में आ गई तो आपकी तो बहुत घबराहट होगी ना। तो अपन एग्जैक्ट इसी लेवल पे फ्यूचर शॉर्ट किया था, जाने दो इसको, जितना नीचे जाता है 1 महीने तक लगातार जाता रहा, अगले महीने के फ्यूचर आए, यहाँ से अपन ने प्रॉफिट बुक किया, और अगले महीने का फिर अपन ने फ्यूचर यहाँ शॉर्ट कर देंगे, फिर जाने दो। फिर जब आपको कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखे कि हाँ अब यहाँ से प्राइस अप साइड में जाना स्टार्ट कर चुकी है, एक कंसोलिडेशन निकल चुका है और अब प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगी बल्कि अप ही जाएगी, तो जो अपनी फ्यूचर वाली पोजीशन थी जो सेल कर रखा था, इसमें जो प्रॉफिट लॉस जो भी चल रहा है उसको एग्जिट कर देंगे और अपने पोर्टफोलियो को लेके अपन बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अपन फ्यूचर के साथ इसको हेज कर चुके हैं, और हेज करना क्या होता है ये अपन समझ लिए। लेकिन सवाल अब ये आता है कि मान लिया एक स्टॉक के बराबर अपने पास शेयर नहीं है, अब क्या करें, कुछ तो उपाय होगा। और एक शेयर का तो आपने सोच लिया कि हमारे पास रिलायंस के 250 शेयर नहीं है, हमारे पास रिलायंस के 20 शेयर ही है, हमारे पास रिलायंस के 40 शेयर हैं, HDFC के 20 शेयर हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के 40 शेयर हैं, टाटा मोटर्स के 80 शेयर हैं, ये सारे शेयर्स हैं हमारे पास, तो अलग अलग स्टॉक्स के हैं, अब हम फ्यूचर कैसे बेचें। तो यहाँ तो फिर दिक्कत होने वाली है। दिक्कत क्या होगी कि आप कौन से स्टॉक को शेयर करोगे, आप कौन से स्टॉक का फ्यूचर सेल करोगे, आप यहाँ नहीं कर सकते ना, कि अपने पास डाइवर्सिफाई कर लिया अपन ने, जो अपनी अनसिस्टमेटिक रिस्क थी उसको, रिस्क को कवर करने के लिए अपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया, क्योंकि आपने तो कहा था, अभी कहोगे कि आपने ही तो बता रहे थे कि रिस्क को कवर करने के लिए, रिस्क को आप मैनेज करने के लिए उसको डाइवर्सिफाई करते हैं और अलग अलग स्टॉक्स में। तो हमारे पास तो 20 स्टॉक है, 20 अलग अलग स्टॉक है, और हमारे उन सारे 20 स्टॉक्स की वैल्यू मिला के हमारे पास 8 लाख रुपए हो रही है, यूँ समझ लीजिए, उन 20 स्टॉक्स को मिला के 8 लाख की वैल्यू हो रही है। अब आप कहोगे कि रिलायंस का फ्यूचर शॉर्ट कर दो, तो हो सकता है रिलायंस ऊपर जा रहा हो, बाकी के हमारे 19 शेयर नीचे जा रहे हो। अब यहाँ जो फ्यूचर शॉर्ट किया था उसमें भी लॉस, और इधर जो 19 शेयर नीचे गिर रहे हैं उनमें भी लॉस, तो यहाँ तो मामला बिगड़ जाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर रखा है और अब आप कौन से स्टॉक्स को फ्यूचर शॉर्ट करोगे, तो इसके लिए है उन सब का एक मिला जुला रूप है, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन सब का एक मिला जुला रूप है, और वो है अपनी इंडेक्स बोल दो, अपनी निफ्टी। अगर आपके पास सिर्फ बैंकिंग स्टॉक है, अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स है, जो 12 बैंकिंग स्टॉक है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में है, अगर वही है तो आप बैंक निफ्टी का लॉट शॉर्ट कर सकते हो, इसका फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। अगर 12 के 12 स्टॉक आपके बैंकिंग के, और बैंकिंग के जो अच्छी बड़ी कंपनियां बैंकिंग में हैं उनके हैं, तो आप उनको शॉर्ट कर सकते हो। या फिर आपको निफ्टी 50 की, आपके पास जो 50 कंपनियां हैं उन्हीं में से 20 शेयर हैं, उन्हीं में से अगर आपके पास 20 शेयर्स हैं
और अब आपको डर लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप निफ्टी फ्यूचर का शॉर्ट एक लोट शॉर्ट कर दीजिए। निफ्टी का फ्यूचर का एक लोट आपको शॉर्ट करना है, एक लोट शॉर्ट कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें निफ्टी की प्राइस तभी डाउन जाती है जब उसमें जो 50 शेयर्स हैं वो डाउन जाते हैं, और उन 50 में अगर आपके पास अच्छी कंपनियां हैं सारी की सारी जिनका वेटेज अच्छा है, अगर वो डाउन जा रहे हैं तो निफ्टी भी डाउन जाएगी। तो इधर आपका जो पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है, इधर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और वो इस तरीके से अपन कवर कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे। इसलिए अगर आप पोर्टफोलियो में कंपनियां ऐड करते हो तो स्पेशल निफ्टी 50 या निफ्टी 100 भी चलेगा, क्योंकि जब निफ्टी में गिरावट आएगी तो निफ्टी 100 के स्टॉक्स में भी गिरावट आएगी, सीधी सी बात है, उनमें गिरावट आएगी तो ही निफ्टी में गिरावट आएगी। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इस तरीके से गिरावट आ रही है तो अपन निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर शॉर्ट करके चल लेंगे और इस तरीके से इसको हेज कर लेंगे। ये कब होगा, जब एटलीस्ट निफ्टी के एक लॉट के बराबर तो आपका पोर्टफोलियो हो, 7 से 8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हो, तब ये चीजें होती है। अगर आपका पोर्टफोलियो ही 50-60 हजार रुपए का है या 1 लाख से भी नीचे है, 1 लाख से नीचे है, तो आप उसको कैसे हेज करोगे, उसे हेज करने का उपाय नहीं है। क्योंकि हेजिंग में अपन देख रहे हैं कि चलो ठीक है, अपनी पोजीशन 1 लाख 2 लाख 3 लाख की, तो छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका लॉस कम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पोजीशन 50 करोड़ की है, 100 करोड़ की हैं, जो इंस्टीट्यूशन है। LIC हुआ, LIC ने अगर पोजीशन बनाई होगी, स्टॉक्स बाय किए होंगे, तो LIC एक साथ बाय करती है 2000 करोड़, 3000 करोड़, और वो पब्लिक का पैसा होता है, खुद का तो है नहीं LIC का, पब्लिक से वो पैसा इकट्ठा करती है, फिर उनको स्टॉक मार्केट में लगाती है। तो इस तरह से 2-3 हजार करोड़ की उसने बाइंग करी है, तो 2-3 हजार करोड़ की बाइंग को वो अपने रिस्क को मैनेज करेंगे ना, इसके लिए वो फ्यूचर्स सेल करके बैठते हैं, फ्यूचर्स के लॉट सेल करके बैठते हैं और अपनी रिस्क को मैनेज करते हैं। जिनका पोर्टफोलियो छोटा, उनको वैसे भी क्या डरने की बात है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपका 10% गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 5,000 रुपये का। उनको डरने की जरूरत नहीं है, डरने की उनको जरूरत होती है जिनका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़, जिनका पोर्टफोलियो इस तरह का होता है, तो उनको हेजिंग करने की जरूरत होती है। छोटे ये मोटे इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक सीधा सीधा है कि जो प्रोडक्ट आप काम में ले रहे हो सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक टाइम आएगा गिरावट भी आती है तो लॉन्ग टर्म में वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, जो अपना लॉस नहीं देखना चाहते, जो इस तरह की गिरावट को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो आप अगर आपके पास एक ही स्टॉक्स के एक लॉट के बराबर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, तो आप उस स्टॉक को उसके फ्यूचर को सेल करके हेज कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है अपना पोर्टफोलियो को, और एक लॉट के बराबर आपके पास शेयर्स नहीं है, और आपका इन्वेस्टेड वैल्यू अगर 5 लाख या 7 लाख से ऊपर है, तो आप एक लॉट निफ्टी का शॉर्ट करके चल सकते हैं जब आपको लगे कि अब स्टॉक में गिरावट आने वाली है। ठीक है, तो ये अपना फ्यूचर के साथ अपन हेजिंग किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर अपन ने चर्चा कर ली। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो बिल्कुल छोटा सा एकदम नॉर्मल भाषा में मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट कीजिए, आपकी कोई क्यूरी है तो भी उसको कमेंट कीजिए, और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नया वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम।